क्या लगता है जल किस तरीके से बनता है? तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलकर जल के दो अणु जो है उसका निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं भाई? तो सिंपल सी चीज है, ध्यान से देख लो। कैसे 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 कैसे? अब आपने लिखा 2H2 और इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो 2O2 के साथ में, तो आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल रहा है 2H2O। सवाल पैदा होता है, सर ये हुआ क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों हैं? क्या होती हैं वो तो ठीक है, क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? तो सबसे पहला सवाल है, अभिक्रिया जो होती है, कौन सी अभिक्रिया भाई? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, है ना? तो सबसे पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? सबसे पहला सवाल है, क्यों होती है रासायनिक अभिक्रिया? बात समझ में आई? तो आपको यदि याद होगा तो कक्षा 9वीं के आपने अंतिम चैप्टर में पढ़ा था, परमाणु की संरचना में आपने पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो अपने संयोजकता के हिसाब से अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? जितने भी तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अब आपका सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है स्टूडेंट्स? भाई 11 है, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 2, 8 और 1 है। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या है? तो 2 है, 8 है और 1 है। क्या कहते हो? बात समझ में आई? अब इसके अंतिम कक्षा में 1 है, अष्टक के हिसाब से इसको क्या करना है? अच्छा, एक और चीज, यदि आपको लग रहा है कि सर अभी आप जो एक कक्षा 9वीं का बता रहे हैं ये हमारे ध्यान में नहीं है, तो आप एक काम करें, आप प्लेलिस्ट पर जाएं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, और वहां पर मैंने परमाणु जो चैप्टर है, बात समझ में आ रही है, और उसकी संरचना वाला जो चैप्टर है, चौथे नंबर का हमारा कक्षा 9वीं का लास्ट चैप्टर, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, वन शॉट रिवीजन और सारी चीजें एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेकर एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पर बना रखे हैं। तो आप वहां से एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि जो परमाणु होते हैं वो आबंध क्यों बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब सोडियम के बारे में यदि आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि भाई अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना चाहता है, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा स्टूडेंट्स? भाई बाहर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने क्या किया? बाहर कर दिया। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, जिसका परमाणु क्रमांक है 8। तो विन्यास क्या होगा भाई? तो विन्यास बड़ा सिंपल होगा, 2 होगा और 6 होगा, 2 होगा और 6 होगा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा कक्षा में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी हम नहीं देखेंगे, पर यदि आपको परमाणु और उसके संरचना के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आप जानते हैं कि हम हर तत्व का क्या लिख सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की अंतिम 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 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 6 हैं। अब अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरा आपको अष्टक करना है। क्या करोगे? आप बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मंगवाओगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो कोई देगा नहीं आपको, तो आप क्या करोगे? आप 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कि शेयरिंग करोगे। तो ये जो ऑक्सीजन ने क्या किया? साझेदारी या फिर शेयरिंग किया। सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दान कर दिया। कहने का मतलब ये कि अष्टक पूरा करने के चक्कर में जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे कोई पूछे सॉरी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों 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 होती है, बात समझ में आ रही है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है? तो इसके पीछे का कारण है कि जो तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप इसको सीधे सीधे लिख दो ऐसे, अष्टक के चक्कर में, अष्टक के चक्कर में। एक कारण तो इसका यह है कि भाई किसके कारण? तो अष्टक के चक्कर में क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। यदि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए कि जो जीवन है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि भोजन का पचना नहीं होगा, हमारा बनना नहीं होगा। हम सब किससे मिलकर बने हैं भाई? अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। बात समझ में आ रही है? हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब किस चीज के कारण बनी है? और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण। बात समझ में आ गई? तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि अष्टक पूरा करना होता है किसको? तत्वों को। ये एक कारण था। कुछ और कारण है जिससे आप ये बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं भाई। अब सीधी सी बात है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? ध्यान से देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। अब भाई ये जो था, ध्यान से देखो, अब ये था आपका लोहा और ये था आपका तांबा। अब तांबा जो है वो सल्फेट के साथ अच्छा खासा अपनी जिंदगी जो है वो बिता रहा है स्टूडेंट्स। पर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ देते हैं। बात समझ में आ रही? तो हुआ क्या, जो लोहा था यानी कि आपका आयरन यानी कि Fe, उसने क्या किया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कैसी है भाई? ज्यादा है। लोहे की सक्रियता श्रेणी में जो क्रियाशीलता है वो ज्यादा है। ये भी पढ़ाया जाएगा धातु और अधातु वाले अध्याय में। बात समझ में आ रही है? तो सारे ही चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट सुनिएगा और ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं स्टूडेंट्स। ठीक, चलो। तो अब लोहा जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे? तांबे से। क्या करेगा? तांबे को चल एक तरफ निकल, चल। ये तांबे को इसने यहां से हटा दिया और खुद वहां पर जाकर वो कनेक्ट हो गया। क्या आपको एक कहानी समझ में आई? पक्का पक्का। तो ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक तत्व जो रहता है वो दूसरे को हटा देता है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आपका एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो अलग अलग चीजें मिलकर एक नई चीज बना लेती हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई अष्टक के कारण और तत्वों और यौगिकों के कारण उनमें जो क्रियाशीलता होती है उस क्रियाशीलता के कारण होती है केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। समीकरण की बात हम थोड़ी देर से करेंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। बात समझ में आ रही है? चलो वापस यहां पर आते हैं। बढ़िया से आप इसको नोट कर लो। एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ठीक है? चलो बढ़िया से नोट कर लो। देखो 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 देखो, कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात? यदि कोई डाउट है प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हम उसका भी निराकरण करेंगे। कहानी समझ में आ गई? चलिए इसको यहां से हटाते हैं फिलहाल में और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या हुआ। ये जो आपका 2H2O है ये किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये लाल वाला ऑक्सीजन है और ये वाले आपके हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन है और सफेद वाले क्या हैं? बढ़िया लग रहे हैं, टेडी बियर जैसे। देखो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एकदम ऐसे गोल मटोल टेडी बियर जैसे कपास के बने हुए हैं दो आपके अणु। किसके अणु बने हुए हैं भाई? तो जल के अणु बने हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो लाल वाला है वो ऑक्सीजन है, सफेद वाला जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक, इसका हो गया वियोजन। इसका क्या हो गया? वियोजन। मतलब आपका जो H2O का परमाणु अणु था उसका क्या हो गया भाई? वियोजन हो गया। वियोजन के कारण क्या हुआ? देखो ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? देखो ध्यान से, ये भी आपका ऑक्सीजन है और उसके पड़ोस वाला भी ऑक्सीजन है। बात समझ में आई कुछ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया है ना। रुको थोड़ा उसको बढ़िया तरीके से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ये लो, क्या कहते हो? बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिल गए। ठीक, और क्या हुआ? अब हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं एक बार, है ना। उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये वाला जो हाइड्रोजन था, ठीक है, कितने बने? ये इस वाले के साथ ऐसे कनेक्ट हो गया, इधर वाला हाइड्रोजन इस वाले के साथ कनेक्ट हो गया। तो हुआ क्या आपस में? आप ध्यान से देखिए तो अणु और परमाणुओं के बीच में एक्सचेंज हो गया। कुछ चीजें बाहर निकल गई भाई। 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए और 4 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। 4 हाइड्रोजन ने बाहर निकलकर 2H2 बना लिया और 2 ऑक्सीजन ने बाहर निकालकर स्टूडेंट्स क्या बना लिया भाई? O2 बना लिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये O2 जो है ये श्वसन के लिए जरूरी है। मतलब यदि O2 फेफड़े में जाएगा तो हम जिंदा रहेंगे, पर यदि पानी फेफड़े में चला गया, बात समझ में आ रही, तो हम जिंदा नहीं रहने वाले। आप सोच कर देखिए केमिस्ट्री का क्या खेल है। बात समझ में आ रही है कि ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना देता है। सिर्फ ऑक्सीजन
आप पी नहीं सकते, सिर्फ हाइड्रोजन आप नहीं पी सकते, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पर आप दोनों से मिलकर जो चीज बन रही है उसको क्या कहते हो भाई? जल कहते हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी कहानी है केमिस्ट्री की, हमारे आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। उन्हीं चीजों को समझने के लिए हमने एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। बात समझ में आ गई? तो इस रिएक्शन को भी आप बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। लिख लिया? अभिक्रिया थी, कैसा हो गया भाई? वियोजन हो गया। वियोजन का मतलब क्या? टूटना। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या हुआ उसको ध्यान से आप देखिए। अब जब आप लिखते हैं भाई 2H2O, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2H2O और आपको देता है ये, ध्यान से देखिएगा क्या देता है, 2H2 देता है और साथ में क्या देता है भाई? ये देता है O2। क्या कहते हो? ये वाली कहानी समझ में आई? तो अभिक्रियाओं को जब हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं समीकरण। तो यही क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो जाए जल्दी से, बिल्कुल होगी और भयंकर होगी। बात समझ में आ रही है? देखो, अभिक्रिया को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अभिक्रिया को अणु, परमाणु के रूप में, के चिन्ह के रूप में, चिन्ह 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 के रूप में, चिन्ह के रूप में, ठीक है, गणितीय तरीके से जब आप लिख देते हैं तो यह चीज कहलाती है समीकरण, जिसमें इधर वाला जो भाग रहता है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कुछ तो कहते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं भाई? इस तरफ वाले भाग को हम कहते हैं अभिकारक। और उससे क्या बना? तो उत्पाद बना। तो इधर वाले को हम क्या कहेंगे बताओ? उत्पाद कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो सारी चीजों को आप बढ़िया से कॉपी में लिखते जाइए, रंग बिरंगी कॉपी बनाते जाइए, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट करते जाइए। उसके बाद जो है केमिस्ट्री आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है? और यदि है तो फिर उसके लिए एक ही ऑप्शन है और वो है कमेंट बॉक्स। ठीक, चलो देखो। तो अभिक्रिया को अणु परमाणु के चिन्ह के रूप में लिखना, जिसमें एक तरफ अभिकारक है और एक तरफ आपका क्या है? उत्पाद है। बात समझ में आ गई? जिसमें एक तरफ स्टूडेंट्स अभिकारक है और एक तरफ क्या है भाई? उत्पाद है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं समीकरण। तो ये कुछ वैसा ही समीकरण है जैसा आप गणित में बनाते हो, x + y क्या देता है भाई? z देता है। तो वही चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो अब ध्यान से देखो। अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो देख लिया, समीकरण क्या होते हैं वो देख लिया। क्या हम इन समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं, अभिक्रियाओं को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम जानने के लिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं रासायनिक समीकरणों को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। समीकरण को कैसे लिखते हैं भाई? तो देखो, फिर से वही चीज हुई। देखो क्या हुआ, आपने एक मैग्नीशियम लिया, आपने ऑक्सीजन के साथ मिला दिया और आपको क्या मिल गया भाई? MgO मिल गया। बात समझ में आ रही है? रुकिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। इस वाली अभिक्रिया को आप ध्यान से देखो। देखो, मैग्नीशियम जो था उसका अष्टक पूरा नहीं है। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा नहीं है। मतलब ये अष्टक पूरा करने के लिए वो एक दूसरे को साथी के रूप में ढूंढ रहे हैं। तो मैग्नीशियम का कहना है भाई आप मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को अष्टक पूरा करने दो। ऑक्सीजन का कहना है आप मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को अष्टक पूरा करने दो। तो वही चीज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये रहा मैग्नीशियम,
अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, कक्षा 9वीं में, उसी को आधार बनाकर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं। बात समझ में आ गई। और एक तरफ हो गया ऑक्सीजन। अब ये कहते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और ऑक्सीजन का 8 है। मान लिया, बिल्कुल सही बात है, आवर्त सारणी जो है वो हमने देख ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब परमाणु विन्यास कैसा होगा इसके इलेक्ट्रॉनों का, तो ऐसे होगा 2 8 2, क्या कहते हो गए क्या पूरे 12? हाँ बिल्कुल हो गए। और ये होगा आपका 2 और 6, ठीक। तो अभिक्रिया कैसे हो रही है उसके पीछे की भी जो कहानी है वो कहां पर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कक्षा 9वीं जो है वो बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अचानक से आपका जो सिलेबस होता है कक्षा 9वीं में वो बढ़ जाता है। तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो प्लेलिस्ट में जाएं और कक्षा 9वीं के वीडियो देख लें। जिन लोगों ने पढ़ ली है उनके लिए मैं शॉर्ट रिवीजन बीच बीच में करवाता रहूंगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखो। तो अब क्या है भाई, अष्टक ये कहता है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 होनी चाहिए। अब यहां पर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। 8 करने के लिए या तो 6 मंगवा ले या तो 2 दान कर दे। 6 मंगवाएगा तो बड़ा घाटे का सौदा है, 6 मंगवाएगा तो एडजस्ट कहां करेगा। तो वो कहता है यार 6 वे नहीं मंगवाने मेरे को, मैं 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता हूं, दान कर देता हूं। जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये कक्षा खत्म हो गई। जब ऊर्जा कक्षा ही खत्म हो गई तो अब अंतिम कक्षा में कितने आ गए भी, 8 आ गए। बात समझ में? ऑक्सीजन इज लाइक, यार मेरी ना लास्ट ऑर्बिट जो है कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ऑक्सीजन इज लाइक, भाई मैग्नीशियम तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो मैग्नीशियम क्या कहता है, अच्छा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ऑक्सीजन कहता है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। दोनों के बीच में हो गई बॉन्डिंग, और जिस चीज को हम लिखेंगे इस तरीके से वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। बात समझ में आई? तो रुको जरा, रुको 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 रुको। मैग्नीशियम, देखो ध्यान से क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, और इसके बाद है यहां पर ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बोलता है भाई मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीशियम का कहना है ऑक्सीजन से, यार तू 2 इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे से, ठीक है। देखो तो भाई मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या कहना है, हाँ उसको तो अष्टक पूरा करना है। तो ऑक्सीजन इज लाइक, हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दो। ओके 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। चलो यहां पर जो है दोनों की बात खत्म हो गई। अब मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। इन दोनों के बीच में जो हुआ वो ही तो हमारा सिलेबस है। बात समझ में आई क्या? आप ध्यान से देखो, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो उधारी के हैं। बात समझ में आई? किसने दिए? मैग्नीशियम ने दिए। अब यदि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ है तो दोनों के बीच में बन गया संबंध। बात समझ में आ रही है? अब इसने तो उधार ले लिया ना उससे। अब मैग्नीशियम इसलिए नहीं भूलेगा कि उसने उधार दिया है, अष्टक भले ही पूरा हो गया हो, और ऑक्सीजन इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि उसने उधार लिया है। वास्तविकता में कहानी कुछ और होती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बट मैग्नीशियम भूलेगा नहीं क्योंकि उसने उधार दिया है। बात समझ में आ रही? तो खेल क्या हुआ, अब दोनों के बीच में हो गया आबंधन। दोनों के बीच में जो चीज हुई स्टूडेंट्स उसको ही हम बोलेंगे बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग, यानी कि आबंधन। क्या कहते हो? बात समझ में आई क्या? तो दोनों के बीच में जो चीज हुई उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग यानी कि आबंधन। ये जो प्रक्रिया पूरी हुई इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और इसके लिखने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं समीकरण। बात समझ में आई? दोनों के बीच में जो भी हुआ उससे एक नया यौगिक का निर्माण हुआ, और उस यौगिक के निर्माण वाली प्रक्रिया को हम बोलते हैं अभिक्रिया, और उसका जो लिखने का तरीका है वो क्या कहलाता है? समीकरण। बात समझ में आई? अंदर की जो बात थी उसको हमने एक लाइन में लिख दिया और उसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहते हो? बात समझ में आई? पक्का पक्का, ठीक है। चलो कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें कॉमन सेंस यूज करके दिमाग के अंदर फिट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक,
स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आते हैं इधर पे क्या खेल चल रहा है, चलो समझते हैं इसको भी। अब यहां क्या खेल चल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास मीथेन है और ऑक्सीजन है। अब जो मीथेन है इसके बारे में कहा जाता है कि एक अच्छा ईंधन है, बिल्कुल सही बात है ना। सारे के सारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कैसे होते हैं भाई, ईंधन होते हैं। अच्छा मजे की बात क्या है ना, सारे चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड है। अभी जब मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है तो इसको भी हम पढ़ेंगे किसमें, कार्बन और उसके यौगिकों में। मतलब हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा ये, तो चौथा होगा। बात समझ में आई? तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, बस आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। चलो तो ये ईंधन था और ये ऑक्सीजन था। ध्यान से देखो, देखो ये जो काला वाला है ये आपका कार्बन है स्टूडेंट्स, काला वाला काला वाला काला वाला क्या है भाई, कार्बन है। और जो सफेद वाले हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो 4 यहां आपको दिख रहे होंगे बेसिकली। देखो अब क्या हुआ, ईंधन जो था वो किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला। क्या बनाया भाई, CO2 बनाया, बिल्कुल सही है। और क्या बनाया, H2O बनाया। ठीक, अब देखो ये बनाया और साथ में निकली बहुत सारी ऊष्मा, जिससे हम करते हैं अलग अलग प्रकार की रिएक्शन, जैसे भोजन का बनना या चाय का बनना। बात समझ में आ गई? तो इसको आप बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम समझते हैं कि वहां पर क्या हुआ। ठीक, अब क्या कहते हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल समझ में आपके आ गया होगा। ध्यान से देखो, देखो बेसिकली क्या है ना, ये कोई पढ़ाई वाली चीज नहीं है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि जो तत्व होते हैं उनकी फीलिंग्स क्या होती है। बात समझ में आ गई? हर तत्व जो है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। हर तत्व जो है वो एक ऐसा यौगिक बनाना चाहता है जिसमें वो अपने आप को स्थिर कर सके। क्लियर? तो ये कोई ऐसी पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि यहां पर आपके पास 2 ऑक्सीजन थे। क्या कहते हो? देखो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। तो यहां पर थे आपके पास, एकदम उल्लू की आंखें जैसे दिख रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर 2, ये देखो एक O2 ऊपर एक नीचे। अभी हुआ क्या, ध्यान से देखना। कार्बन इज लाइक नहीं अब हाइड्रोजन के साथ मजा नहीं आ रहा मेरे को। तो कार्बन क्या करेगा, ध्यान से देखो, वो कहेगा ए भाई हाइड्रोजन तुम थोड़ा एक साइड हो ना यार, अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो बदल गया है। एक एक जैसी चीज करो तो बोरियत आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन इज लाइक नहीं अब मेरे को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होना है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे आप सभी। ये रहा भाई आपका कार्बन 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 कार्बन, और कार्बन ने क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, उसने 2 आबंध बना दिए इधर वाले ऑक्सीजन के साथ और 2 आबंध बना दिए इधर वाले ऑक्सीजन के साथ, दाएं वाले के साथ भी और बाएं वाले के साथ भी। और क्या हुआ, और ऑक्सीजन इज लाइक कि नहीं मैं कार्बन से भी कनेक्ट होऊंगा, और किससे कनेक्ट होऊंगा भाई, हाइड्रोजन से कनेक्ट होऊंगा। तो ये ऑक्सीजन जो था ये किस तरीके से कनेक्ट हो गया, ध्यान से देखिए। क्या कहते हो, कहानी समझ में आई? पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है? मुझे पक्का बताइए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हमने एक वीडियो बनाकर उसको इंटरनेट पे डाल दिया, नहीं, आपके समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो हुआ क्या, कार्बन पहले हाइड्रोजन से कनेक्टेड था, अब कार्बन किससे कनेक्टेड है भाई, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये जो एक तत्व का दूसरे से जुड़ना, दूसरे का तीसरे से जुड़ना, आपस में एक्सचेंज खेलना, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के लिखने के तरीके को हम कहते हैं समीकरण। तो जैसा मैग्नीशियम के साथ देखा था वैसा ही अभी हम देख रहे हैं ईंधन, सॉरी आपका मीथेन के साथ ऑक्सीजन, और हमें मिल रही है ये चीज है। कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो चीज ऊपर लिखी हुई है ये क्या है भाई, तो ये है समीकरण। तो आज के बाद आप रटेंगे नहीं कि समीकरण क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, वो पहली लाइन से, एनसीईआरटी की पहली जो लाइन होती है, आपकी जो किताब की पहली लाइन होती है, वहां से रटना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि तुरंत में तो आपको चीज समझ में आ जाती है, पर उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, चलो ये है समीकरण, और इधर जो चीज है ना ये है अभिक्रिया। कहानी समझ में आई? क्या कहते हो? तो ये जो चीज है स्टूडेंट्स, ये क्या है भाई, आपकी अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हमने और अच्छे तरीके से समझने के लिए उसका क्या बनाया, समीकरण। तो क्या लगता है, पहले अभिक्रिया आई या समीकरण आया? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहले आई, अब बताइएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो भाई अभिक्रिया लिख ली, समीकरण लिख लिया। अब सवाल पैदा होता है सर ये जो समीकरण है क्या ये संतुलित है? अब आपको एक नया क्वेश्चन आ गया कि सर ये संतुलित समीकरण क्या होता है, इसको आप कैसे समझाएंगे, है ना? तो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो। पहले तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो समीकरण समझ लिया, अभिक्रिया समझ लिया, अब संतुलित समीकरण क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी अपने पास बिल्कुल है? रुको, यहां से भी समझेंगे, एक और उदाहरण लेंगे, वहां से भी समझेंगे, ठीक है। चलो तो सभी बच्चों को अभिक्रिया जो है वो बढ़िया से समझ में आ गई है, समीकरण जो है वो भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब समीकरण और संतुलित समीकरण में क्या अंतर है वो देखते हैं। क्या कहते हो, मिटा दो? मन तो नहीं कर रहा है बट मिटाना। रुको 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 रुको, इधर वाले पार्ट को हटा देते हैं, वो बढ़िया लग रहा है देखने में, उसको रहने देते हैं, है ना। चलो 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 चलो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक अभिक्रिया दिख रही होगी, देखो मैंने क्या बताया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो है आपस में जो है एक खेल हो गया था और मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए थे, ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए थे, ठीक है। अब देखो 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 अब ना एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं भाई Mg+O2 और ये दे रहा है MgO। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम करते हैं, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। एक छोटा सा काम करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उसको काउंट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर मैग्नीशियम भाई एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम के साथ ओके, पर यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कितना है, वो सिर्फ 1 है। कुछ खेल बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संतुलित नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये सर संतुलित समीकरण जो है ये किस चिड़िया का नाम है? तो बच्चों ध्यान से देखो, आपका जो एरो होता है ये वाला, इसके दोनों तरफ, मतलब कि ये वाला तरफ कौन सा हो गया भाई, अभिकारक हो गया, और ये कौन सा हो गया, तो उत्पाद हो गया। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका उत्पाद, उत्पाद। तो एक तरफ हो गया अभिकारक और एक तरफ क्या हो गया भाई, उत्पाद हो गया। दोनों ही तरफ यदि आपके सभी परमाणुओं की संख्या कैसी है, एक समान है, दोनों ही तरफ यदि सभी परमाणुओं की संख्या कैसी है, एक समान है, तो इसका मतलब यह है कि वो संतुलित है, और यदि ऐसा नहीं है तो वो संतुलित नहीं है। कहानी समझ में आई? कैसे? ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो। देखो अब भाई ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, तो ये सिर्फ समीकरण है। ये सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपका समीकरण है, ये सिर्फ समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और रिएक्शन लिखी जा रही है यहां पर, 2Mg धन O2 और क्या मिल रहा है भाई, 2MgO मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट। अब मैग्नीशियम कितने, 2, ऑक्सीजन भी 2, यहां पर भी MgO कितने, 2, तो 2 MgO है, आगे 2 लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, तो मैग्नीशियम बराबर ऑक्सीजन बराबर, तो ये जो चीज हमें मिली ये हमारा संतुलित समीकरण है। क्या कहते हो, संतुलित समीकरण। बात समझ में आई? तो ये हो गया स्टूडेंट संतुलित समीकरण। तो क्या आपको समीकरण और संतुलित समीकरण के बीच में अंतर पता चला? आप ये मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। समीकरण की खोज किसने की, तो वो तो सस्पेंस है, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आई? तो चलिए समीकरण कहां से आया, उसके बाद क्या आया भाई, संतुलित समीकरण। तो अब हम ये देख लेते हैं कि किसी समीकरण को हम संतुलित किस तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मजा आ रहा है? कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलो अब यहां पर आते हैं। तो ठीक है, बढ़िया चैप्टर चल रहा है अपना, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और कुछ देखा था हम लोगों ने? बिल्कुल देखा था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस चक्कर में होती है, क्या होता है तत्वों के बीच में, ये सब भी देख लिया। और क्या देखा, तो ध्यान से देखो। अब कहा जा रहा है कि आप यदि संतुलित समीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना। अच्छा एक और चीज,
भाई समीकरण यदि संतुलित नहीं होगा तो हम ये कैसे बताएंगे कि इधर 1 ऑक्सीजन था, उधर 2 है, उधर 4 थे, इधर 6। बात समझ में आ रही है? इसलिए किसी भी समीकरण का हमें संतुलित समीकरण पता होना बहुत जरूरी है। मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कुल जो परमाणुओं की संख्या है किसी भी तत्व की, वो कैसी होनी चाहिए? वो एक समान होनी चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे इसकी हम देख लेते हैं स्टेप्स, है ना? ध्यान से देखो, अभी तो सब बच्चों का ऐसा ही होगा हाल। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, इक्वेशन तो कनेक्ट ही नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 स्टेप्स में 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट ही निपटा देंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान से देखो, संतुलित समीकरण कैसे लिखें? तो कैसे लिखें? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आकर आकाश सर का वीडियो देखकर आपस में बढ़िया से समझ लें उसको और उसके बाद लिखेंगे। कैसे? ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले तो सूत्र लिखें। सबसे पहले क्या लिखें? सूत्र लिखें। जैसे ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये सूत्र लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या लिखें भाई? सूत्र लिखें, लिख लेंगे। उसके बाद अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करें। सबसे पहले सूत्र लिखें, उसके बाद अधिक परमाणु वाले यौगिक को क्या करें? संतुलित करें। ठीक है, इसके बाद क्या है? फिर दूसरे परमाणु को संतुलित करें। मतलब परमाणु को संतुलित यदि आपने कर लिया जैसा कि हमने यहां पर किया हुआ था, तो खेल जो है वो खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। सबसे पहले सूत्र लिखें, उसके बाद अधिक परमाणु वाले, ठीक है, जो तत्व है उसको क्या करें? यौगिक या तत्व है उसको क्या करें भाई? संतुलित करें। चलो, उसके बाद फिर दूसरे परमाणु को क्या करें? संतुलित करें। उसके बाद जो दूसरे परमाणु है उसको क्या करें? संतुलित करें। कर लिया। अब संतुलित समीकरण की जांच करें, वो भी सिखाएंगे। कैसे जांच करेंगे? कि भैया दोनों ही तरफ, यानी कि अभिकारक और उत्पाद, क्या दोनों ही तरफ कुल परमाणुओं की जो संख्या है किसी एक तत्व के लिए वो एक समान है या फिर नहीं है। यदि एक समान है इसका मतलब ये कि आपका जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्या बोलते हैं इसको हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, वो कैसी हो गई भी? हिट एंड ट्रायल विधि आपकी पास हो गई और फिर आपको अंत में सिर्फ लिखनी है उसकी अवस्था, कि आपका जो भी तत्व परमाणु अणु यौगिक दिया हुआ है वो किस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। बात समझ में आ गई? तो आपको यहां से लेकर वहां तक का जो सफर है वो मैं तय करवाऊंगा इस टॉपिक में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको ना बैलेंस करते नहीं आता, संतुलित समीकरण लिखते नहीं आता। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखेंगे। पक्का ना? तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, लास्ट में लिख लेना, हम डिब्बे बनाकर सॉरी स्टूडेंट्स, हम डिब्बे बनाकर समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। हम बहुत सारे जो है डिब्बे बनाएंगे, डिब्बा डिब्बा खेलेंगे और समीकरण जो है वो हमारा देखते ही देखते क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? कर लिया सब लोगों ने बढ़िया तरीके से? चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से इसको, अभी तो भाई हमने स्टेप्स देखी है, बट जब तक हम उदाहरण नहीं लेंगे तब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि किसमें अधिक परमाणु है, किसमें कम है, अवस्था कैसे लिखते हैं। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे भाई? देखो यहां पर आ जाओ। ठीक है, और देखो एक उदाहरण लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से अभिक्रिया जो है उसको संतुलित करेंगे, उसका संतुलित समीकरण लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा। अब इस अभिक्रिया में आप यदि देख रहे होंगे, एक मिनट, इस अभिक्रिया में यदि आप देख रहे होंगे तो भाई Fe कितना है? इस तरफ 1 है, उस तरफ 3 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑक्सीजन जो है वहां पर 4 है, यहां पर सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन वहां पर 2 है और सिर्फ यहां पर इधर पे भी 2 है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे परमाणु हैं जो संतुलित हैं और कुछ संतुलित नहीं है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इस अभिक्रिया को, जो कि कैसी है भाई? असंतुलित है, ठीक है, इसका हम संतुलित समीकरण बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, 3-4 स्टेप्स है, उसको हम अपने दिमाग में फिट रखेंगे और उसके बाद हम किसी भी प्रकार का जो समीकरण होता है उसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले हमने, है ना, अभी इसके पहले हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि हमें कौन सी स्टेप्स को याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हमें कौन सी स्टेप्स को याद रखना है। भाई तो सबसे पहले तो आप सूत्र लिख लें।
बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप क्या करें, सूत्र लिखें और उसके बाद आप ये देख लें कि अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कौन सा जो तत्व है उसके कितने परमाणु हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक डिब्बा बनाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरफ जो है कितने परमाणु जो है वो कम है, ज्यादा है, क्या है, थोड़ा वो समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो कहता है कि आप सूत्र लिख लीजिए। चलो ठीक है, हमने सूत्र लिख लिया भाई, यहां पर बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से तत्व का कितने परमाणु हैं अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो, तो ये भाई एक तरफ हो गया आपका तत्व, एक तरफ हो गया तत्व, उसके बाद आ गया आपका अभिकारक। बात समझ में आ रही है? अभिकारक, और यहां पर हो गया आपका उत्पाद। चलिए अब क्या करने का, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक लाइन यहां खींचिए, एक लाइन यहां खींचिए और बताइए मुझे कि कौन से तत्व हैं यहां पर। एक आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर Fe, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। कोई भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बात समझ में आ गई? चलो अब यदि इस तरफ आप आयरन देखोगे तो भाई कितने, एक ही है, तो यहां पर लिखा आपने एक। इधर भी देखोगे तो कितने हैं, तो 3 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, तो देखो ऑक्सीजन 1 है, वहां ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 है। ठीक, इसके बाद यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है, और वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो भी वहां पर भी 2 ही है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से जो है हमने डिब्बा बना लिया है, टेबल हमारा बन चुका है, और हम ये जान चुके हैं कि हमारे अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कौन से तत्व के कितने परमाणु हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करना है, ये रूल नंबर पहला था, सूत्र बनाया। रूल नंबर दूसरा था, क्या बनाइए, टेबल बनाइए। क्या बनाइए, टेबल बनाइए। टेबल बना लिया आपने। अब आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है, और वो ये है कि जिस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा होंगे उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो क्या है रूल, रूल 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 कि सबसे पहले सबसे ज्यादा, ध्यान से देखो बड़ा आसान है, सबसे पहले सबसे ज्यादा परमाणु, सबसे पहले सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व को हम क्या करेंगे, परमाणु वाले तत्व को क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो बैलेंस करेंगे। कहानी बड़ी सिंपल है, बात समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ जरा, सबसे ज्यादा परमाणु किसके, ध्यान से देखकर बताओ। इधर पे 1 1 2, उधर, ये देखो, बिल्कुल पूरा का पूरा जो खेल है वो आंखों के सामने है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले किसको करेंगे भाई, आपके ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे, इसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा वाले को बैलेंस कर लिया तो जो कम वाले हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो क्या करने का, सबसे पहले सूत्र लिखने का, फिर टेबल बनाने का। उसके बाद अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिए कि सबसे पहले हम सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो अब नंबर आता है सबसे पहले किसका, ऑक्सीजन का। कहानी समझ में आ गई? सूत्र अपनी कॉपी में आप सभी लिखेंगे, इसके बाद ये टेबल बनाएंगे और रूल नंबर 1 लिखेंगे। लिख लिया? चलो अब इस समीकरण को हम लेकर चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है ना। वैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुको, करते हैं कुछ जुगाड़, ठीक है। देखो, रुको, इसको लिख लिया ना आपने, ठीक है। चलो रिएक्शन अपने दिमाग में फिट कर लो, Fe प्लस H2O, और क्या दे रहा है, Fe3O4 और H2। चलो, तो टेबल बन गया है, रूल नंबर पहला समझ लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है उसको हम बैलेंस करेंगे। चलो करते हैं, और उससे पहले हम जो है इस रिएक्शन को दोबारा से अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो भाई रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी Fe प्लस H2O, और हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था Fe3O4, और इसके साथ मिल रहा था H2। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यही कहानी है? बिल्कुल है, FeH2O, Fe3O4 और H2, FeH2O, Fe3O4 और H2। बात समझ में आ गई? चलो, और क्या देखा था, तो हमने देखा था भाई आपका जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा है। तो क्या इस सारणी को एक बार हम और बना ले,
जरूरत है? चलो बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है। तो भाई एक तरफ लिखा तत्व, एक तरफ लिखा अभिकारक और एक तरफ लिखा उत्पाद। बात समझ में आ गई? तो अभिकारक कौन से हैं अपने? तो अभिकारक में हमारे पास तीनों तत्व थे, तो एक तरफ Fe लिख दो, उसके बाद H लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, Fe कितने हैं देखकर बताओ। तो उस तरफ कितने हैं भाई? 1 है, और इस तरफ कितने हैं? 3 है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर 1 और यहां पर 3। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 2 है और उस तरफ भी 2 है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन की कहानी क्या है? इस तरफ 1, उस तरफ 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिख लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, सबसे पहले उसका होगा संतुलन। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पर 1 है, वहां पर 4 है। तो अब ये वाला जो है आपका H2O, इसमें आप किससे गुणा कर दें? आप 4 से गुणा कर दें। तो उससे क्या होगा? आपका जो ऑक्सीजन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे Fe प्लस H2O, और हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा Fe3O4 और साथ में हमें मिलेगा स्टूडेंट्स H2। और क्या किया गया? तो अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैंने 4 से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने 4 से गुणा किया तो अब नई टेबल हमें मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन जो है हमारा वो बैलेंस्ड है। बात समझ में आ रही है? तो ये पहली टेबल थी, अब नई वाली टेबल मिलेगी। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो चुका है। अब नंबर आता है हाइड्रोजन का और आयरन का। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए चलिए, तो लिख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। तत्व हो गया, उसके बाद अभिकारक। बस ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? संतुलित करते हैं। और यहां पर आ जाएगा हमारा उत्पाद, यहां पर भी आ जाएगा हमारा उत्पाद। बात समझ में आ गई? अब देखो, इस वाली समीकरण में ये जो आपका टेबल था ये पहली समीकरण के लिए था, अब ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, उसका ये टेबल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं। कितना है भाई? दोनों तरफ 4-4 हो गया है। आयरन जो है वो देख लेते हैं, दोनों तरफ कितना है? यहां पर 1 है, वहां पर 3 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर 1 है और यहां पर 3 है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई इस वाले समीकरण में? तो इस तरफ तो 2 है, उत्पाद में तो 2 है। ठीक है, पर आप जब अभिकारक की बात करोगे तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? देखो, एक H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक H2O में यदि 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 4 H2O में कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन होंगे। कहानी समझ में आ गई? तो यहां पर कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। चलो, तो अब आप मुझे बात बताओ कि क्या ऑक्सीजन आपका बैलेंस है? इस टेबल में आप देखो, आप सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा तत्व है? तो भाई हाइड्रोजन सबसे ज्यादा तत्व है। तो अब आप किसको बैलेंस करोगे? तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। कैसे करोगे? कहानी सिंपल है। अब फिर से ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, Fe प्लस 4H2O। ठीक है, और क्या दे रहा है भाई हमें? हमें दे रहा है Fe3O4 और साथ में मिल रहा है H2। अब स्टूडेंट्स यहां पर 8 हाइड्रोजन है, वहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। देखो, एक तरफ 8 है, एक तरफ 2 है। क्या करोगे? आप इसको 4 से गुणा कर दोगे। ये लो, 4 से गुणा कर दिया। कहानी समझ में आई? क्या अब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया? अब जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। एक टेबल इसका भी बनेगा। क्या कहते हो? बात समझ में आ रही है? तो अब जो टेबल बनेगा इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन बैलेंस होगा और साथ साथ में आपका क्या बैलेंस होगा भाई? हाइड्रोजन बैलेंस होगा। चलो देख लेते हैं। तो एक तरफ बनाते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, आयरन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4 4 4 4। हाइड्रोजन कितने? तो एक H2O में 2 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए भाई? 8 आ गए। तो यहां पर भी 8, वहां पर भी 8। देखो, एक H2 में 2, 4 से गुणा किया तो 8, तो यहां पर भी आ गए 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं Fe की। यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, तो इस तरफ है भाई 1 और इस तरफ है आपका 3। अब ध्यान से देखो, कुछ समझ में आया? पक्का पक्का? तो टेबल बनाते जाइए और एक एक करके तत्वों को जो है अपने टारगेट में लेते जाइए। आसानी से आपका जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या करने का? देखो, इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है, तो 3 से क्या कर दो आप?
मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां पर, यहां पर है, तो अगली जो समीकरण होगी उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे Fe धन यहां पर आ जाएगा 4H2O, यहां पर होगा आपका Fe3O4 और इस जगह पर होगा आपका 4H2। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, अब बारी है आपके आयरन की यानी कि Fe की, ठीक है। तो Fe वहां पर 3 है, इस तरफ 1 है, कुछ नहीं करने का, बहुत सिंपल सी कहानी, 3 से गुणा कर दो। सॉरी, बात समझ में आ गई, तो किससे गुणा कर दिया आपने, 3 से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से आपकी ये जो समीकरण है ये क्या हो गया भाई, संतुलित हो गया। सवाल पैदा होता है कि सर ये संतुलित हो गया, ये हमें कैसे पता चला। तो क्या करने का, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है। बात समझ में आ रही है। आपको अभिकारक की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या काउंट करनी है, उत्पाद की तरफ काउंट करनी है। यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब समीकरण आपका कैसा है, बैलेंस है। देखो 3 आयरन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, मतलब ये कि ये जो समीकरण हमने बनाया है ये कैसा है भाई, दिस इज बैलेंस्ड। पर कहानी अभी बाकी है, बात समझ में आ रही है। तो ये चौथे नंबर के समीकरण पर आकर हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। बात समझ में आई। पर अभी हमें ये नहीं पता कि कौन से अवस्था में कौन सा यौगिक या तत्व जो है वो पाया जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, अब हम सबकी अवस्था लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे सबकी अवस्था। क्या आपको एक कहानी समझ में आई, पक्का? चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, सबकी हम अवस्था लिखेंगे। तो भाई जो लोहा या आयरन है वो जनरली सामान्य तापक्रम पर कैसा रहता है, तो वो रहता है आपका किस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में, है ना। इसी तरीके से जल किस अवस्था में रहता है, तो वो किस अवस्था में रहता है वो भी देख लेते हैं, द्रव अवस्था में रहता है। आयरन ऑक्साइड जो है Fe3O4 ये किस अवस्था में रहता है वो भी देख लेते हैं। और 4H2 यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो किस अवस्था में होती है वो भी देख लेते हैं। 4H2O नहीं, 4H2, रुको, और ये हो गया इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, तो ये है आपका सॉलिड स्टेट में, ये आपका है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में, ये भी सॉलिड में है, और ये है आपका गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था में आपका आयरन वाटर था, नहीं स्टूडेंट्स, ये होगा आपकी गैसीय अवस्था में यानी कि जल वाष्प के रूप में। तो इस तरीके से जो है हमको मिल गई पूरी की पूरी इक्वेशन, कैसी भाई, संतुलित। पूरा जो समीकरण है वो हमने क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो अभिक्रिया समझ ली, समीकरण बना लिया, बट जब तक आप उसे क्या नहीं करेंगे भाई, संतुलित नहीं करेंगे, तब तक जो कहानी है वो अधूरी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम करते हैं संतुलन किसी भी समीकरण का जो कि किसी अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। चलो ध्यान से देखो, तो अब क्या करेंगे, एक बार जल्दी से हम सारी स्टेप्स को सीख लेते हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, पक्का, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, क्या कहते हो, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले असंतुलित समीकरण लिखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं सूत्र। बात समझ में आ रही है। असंतुलित समीकरण लिखने के बाद हम बनाएंगे एक सारणी, जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे अभिकारकों को और एक तरफ लिखेंगे उत्पादों को, और हम ये देखेंगे कि कौन सा जो तत्व है उसके कितने परमाणु पाए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो पहली सारणी में हमने सभी तत्व लिख लिए, उनके अभिकारक कितने हैं वो लिख लिए, और उत्पाद में उसके कितने परमाणु हैं वो लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे उसको जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे उस तत्व को जिसके परमाणु की संख्या किसी यौगिक में कैसी है, सबसे ज्यादा है। तो भाई सबसे ज्यादा किसकी है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की है। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। क्या हमने ऐसा किया, बिल्कुल किया। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को टारगेट किया, बाकियों को हमने छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन को जब हमने टारगेट किया तो क्या हमको यह समीकरण मिला, बिल्कुल मिला स्टूडेंट्स। अब इस समीकरण में आपका ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड है, पर आयरन और हाइड्रोजन जो है उनका ये ऑब्जेक्शन है कि सर हमें कब बैलेंस करोगे। तो इसके बाद हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को और आपके आयरन के परमाणु को। तो फिर से टेबल बनाई गई, समीकरण के बाद फिर से टेबल बनाई गई।
अब आपने देखा कि भाई आपका ऑक्सीजन का तो काम हो गया, पर आयरन और हाइड्रोजन जो है ये कैसे हैं, असंतुलित है। फिर आपने देखा सबसे ज्यादा संख्या किसकी, हाइड्रोजन की। तो अब किसे बैलेंस करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, तो समझकर करेंगे। कैसे, तो भाई यहां पर आपके पास 8 हाइड्रोजन है और यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है। अभिकारक की तरफ 4 हैं, 8 हैं, और उत्पाद की तरफ भी कितने हैं, 2 हैं। तो एक तरफ 8 है, एक तरफ 2 है। क्या करोगे, जहां पर 2 है उसको 4 से गुणा कर दोगे। कर दिया। देखो कुछ समझ में आया, नहीं आया, आया या फिर नहीं आया, बिल्कुल आया। बात समझ में आई, देखो 4 4 4, बात समझ में आई। तो फिर यहां पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा किया था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर 4 से गुणा कर दिया। कहानी समझ में आ गई। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपके पास हाइड्रोजन इस तरफ है 8, यहां पर भी हाइड्रोजन है 4, और एक में 2 होते हैं आपके, तो 4 से 2 का गुणा किया तो कितना आ गया भाई, आपका 8 आ गया। तो इस तरफ भी 8 है, इस तरफ भी 8 है। फिर बनी सारणी, फिर बनी सारणी। जैसे ही सारणी बनी तो अब हमने देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 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 बैलेंस है, और भाई हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है। अब नंबर किसका आएगा, तो आयरन के परमाणु का आएगा। कितना होगा, तो एक तरफ 1 है और एक तरफ 3 है। जिस तरफ 3 है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, पर जिस तरफ 1 है उसको 3 से गुणा किया जाए, और आपके सामने आती है संतुलित समीकरण किसी भी अभिक्रिया के लिए। बात समझ में आ गई। पर संतुलित समीकरण बना पाना ही पूरा का पूरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, हमें सबकी जो है अवस्था भी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो ध्यान से देखो, यहां पर 3Fe है, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। जल जो है वो आपका गैसीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में नहीं है, H2O, ठीक है। उसके बाद Fe3O4 किस में है, तो अगेन ये ठोस में है। और उसके बाद आपका जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स वो भी गैसीय अवस्था में है। जब आप ऐसा पूरा लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। बात समझ में आ गई। तो उसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो, सारे स्टेप्स को देख लो, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पटक दो। और यदि कोई और ऐसा समीकरण जिसका आप चाहते हैं कि सर आप इसका संतुलित समीकरण बनाकर दे दीजिए, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सी कहानी थी, नोट कर लिया जाए। कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो एक उदाहरण हमारा हो गया। अब एक उदाहरण हम और करते हैं। स्टेप्स आपके समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया है ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया है, बढ़िया से इसको नोट कर लिया है। चलो अब एक समीकरण और लिखा जाएगा जिसमें मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, जो मिलकर बना रहा है आपका NH3। NH3 क्या है, तो भाई अमोनिया है। कैसे बैलेंस करेंगे तो वो भी समझ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है, इसको मान लिया जाए समीकरण 1 असंतुलित। तो ये कैसा है भाई, असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित समीकरण। बात समझ में आई। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बनाते हैं क्या, अमोनिया। बात समझ में आई। हम इसको मान लेते हैं असंतुलित समीकरण। क्या करेंगे, तो कौन से तत्व हैं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो एक तरफ लिखा जाएगा तत्व। अब ध्यान से देखो, कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से देखो। यहां पर लिखा गया है तत्व, उसके पड़ोस में लिखा गया है अभिकारक, और सबसे अंत में लिखा जाएगा, तो उतनी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं उसको, है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर लिखा गया है तत्व, फिर अभिकारक है, और अभिकारक जो है इसके बाद है आपका उत्पाद। क्या कहते हो, कहानी समझ में आ गई। क्या करने का, बहुत सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। एक लाइन यहां बनाई है, एक लाइन यहां बनाई है, और शुरू हो जाइए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास तत्व कौन से हैं भाई। तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा वाला जो है वो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन कितना है भाई यहां पर, तो 2 है। चलो 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 चलो, यहां पर लिख दिया 2। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन जो है इस तरफ कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है, और नाइट्रोजन कितना है, तो 1 है। अब क्या था रूल कि भाई जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है आप उसको सबसे पहले क्या कर लें, संतुलित कर लें। बात समझ में आ गई। चलिए तो कैसे करेंगे भाई संतुलित, तो ध्यान से देखो,
कॉमन सेंस क्या कहता है कि एक तरफ यदि 2 है और एक तरफ यदि 3 है और दोनों को आप यदि एक समान करना चाहते हो तो जिधर 3 है उसको 2 से गुणा कर दो और जहां पर 2 है उसको 3 से गुणा कर दो। बात समझ में आई? देखो 2 और 3 जो है, बात समझ में आ रही है? अब 3 में 2 का भाग नहीं जा सकता, पूर्णांक नहीं मिलेगा आपको, तो जहां पर 3 है उसको 2 से गुणा कर दो और जहां पर 2 है उसको 3 से गुणा कर दो, तो दोनों ही तरफ कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, तो ये समीकरण जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, H2 और यहां पर आया आपका N2 और हमें क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा स्टूडेंट्स NH3। कहानी समझ में आ रही है? अब क्या कहा गया भाई? जहां पर 2 है उसको 3 से गुणा कर दो और जहां पर 3 है उसको 2 से गुणा कर दो, तो जहां पर 2 है उसको 3 से गुणा कर दो और जहां पर 3 है उसको 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आ गई? जब ये हुआ तो इसके बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। क्या कहते हो? कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया H और ये हो गया N। अब क्या करेंगे? तो H H H H H, तो देखो एक में 2 है, 3 से गुणा किया तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 6। नाइट्रोजन की यदि बात करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन बेचारा अभी भी 2 का 2 ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर उस तरफ यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा किया तो हो गया आपका 6 और नाइट्रोजन देखो 2 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 2। क्या कहते हो? एक तीर से 2 निशान, ऑक्सीजन बैलेंस करने निकले थे और साथ में नाइट्रोजन को भी बैलेंस करके लौट गए हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो समीकरण में सारी चीजें क्या हो गई स्टूडेंट्स? भाई बैलेंस्ड हो गई। ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आया? बात समझ में आई? तो रूल क्या कहता है? बढ़िया से दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। सबसे पहले लिखा जाएगा असंतुलित समीकरण। बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या करेंगे? तो भाई इसके बाद हम करेंगे उस परमाणु को बैलेंस जिसकी संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद उन परमाणुओं को और तत्वों को बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या जो है वो सबसे कम है। पर अभी भी जो है कहानी थोड़ी सी बाकी है। आप इस समीकरण की अवस्था जरूर लिखें। तो ये हो गया 3H2 प्लस, थोड़ी जगह बचा देते हैं और यहां पर आ गया N2 और क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? 2NH3। कहानी समझ में आई क्या? तो ये हो गया आपकी गैसीय अवस्था, ये भी हो गई गैसीय अवस्था और ये भी हो गई गैसीय अवस्था और इसी को हम बोलते हैं अमोनिया। कैसे बनता है भाई? तो हैबर विधि से बनता है। बात समझ में आ रही है? पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इससे हम कोई और कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, आपके पास अभिकारक कितने हैं भाई? 2 हैं स्टूडेंट्स। आपके पास अभिकारक कितने हैं? तो 2 हैं। उत्पाद कितना है? तो एक ही है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं हम कहते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया। तो कैसी अभिक्रिया होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? तो भाई संयोजन होगी। कुछ कहानी समझ में आई क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में आप पक्का पक्का बताइएगा। तो कैसी अभिक्रिया होगी स्टूडेंट्स? ये संयोजन होगी। तो समीकरण को हमने संतुलित करना सीख लिया और साथ में ये भी सीख लिया कि जो अभिक्रिया है उसका प्रकार क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको और कोई डाउट है किस तरीके से समीकरणों को हम संतुलित करते हैं उसमें, या फिर आपके पास और कोई ऐसा समीकरण है जिसका आप संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए। बात समझ में आई? ऐसे वाले बहुत सारे यदि समीकरण हमारे पास जमा हो जाएंगे तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना देंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो सके। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? तो आज के बाद मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समीकरण जो होते हैं उसके संतुलन में। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक, मजा आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, चलो तो ठीक है, फिर वापस यहां पर आते हैं। क्या कहते हो? अब ये सवाल जो है ये बिल्कुल आपके लिए आसान है। अब क्या करना है? एक बार ये करना, रुको, अब ये करना। अब इस तरीके से कोई भी आप समीकरण लिखिए, उसको संतुलित आप अपने तरीके से करिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन सी चीजें देख ली उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है और पूरे चैप्टर को एक ही फ्रेम में खत्म करना है। बात समझ में आई? देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो हमारे आसपास होने वाली बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था।
अब यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो जिस तरीके से हम उसको लिखते हैं कॉपी में, किताब में, वो होता है उसका समीकरण। और वो समीकरण जो है स्टूडेंट्स वो असंतुलित भी हो सकता है और संतुलित भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? असंतुलित है तो हमें उसे क्या करना होता है? हमें करना होता है उसको संतुलित। संतुलित करने का मतलब ये कि जितना उत्पाद है इस तरफ वाला उत्पाद और जितना अभिकारक है, बात समझ में आ रही है? जितना उत्पाद है और जितना अभिकारक है वो दोनों ही तरफ कुल परमाणुओं की संख्या किसी भी तत्व के लिए कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। तो भाई एक तरफ तो आपके पास अभिकारक है, एक तरफ आपके पास उत्पाद है और दोनों को बैलेंस करना हमने सीख लिया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये 3-4 चीजें हमने देख ली। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखकर एक बार रिवाइज कर लो। चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। क्या कहते हो? मजेदार बात? पक्का ना? चलो ध्यान से देखो। तो देख लेते हैं भाई अगला जो टॉपिक है वो क्या है। ठीक, अब बात हो रही है अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में और 4 प्रकार की मुख्य रूप से अभिक्रियाएं जो हैं वो हमें पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? तो भाई संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई? चलो देख लो। तो जल्दी से इसका भी एक हम एट अ ग्लांस ले लेते हैं। समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिखकर रख लिया है। बात समझ में आई? चलो ध्यान से देखो, आने वाला है मजा। क्या कहते हो? देखो देखो देखो, कहानी इंटरेस्टिंग है, पक्का ना? ध्यान से देखो। संयोजन अभिक्रिया, अभी देखा था हमने अमोनिया का बनना। बात समझ में आ रही है? अभी तक हम अभिक्रियाओं के समीकरण बनाकर उनको संतुलित कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि जो अभिक्रिया है वो कितने कितने प्रकार की पाई जाती है। बात समझ में आई? चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया, एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद यदि बनाएंगे तो वो क्या होगी आपकी? वो होगी संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई? पर इसी तरीके से इसका जस्ट ऑपोजिट यदि होगा, मतलब ये कि एक अभिकारक जो है वो टूट जाएगा किसमें? दो या दो से ज्यादा उत्पादों में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्टूडेंट इसको वियोजन अभिक्रिया। क्यों बोलेंगे? भाई वियोग हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। चीज जो है वो 2 पार्ट में टूट रही है, 2 से ज्यादा अभी अलग अलग प्रकार के उत्पाद में वो टूट सकती है। तो संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद होगा, संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद होगा। पर इसी तरीके से वियोजन अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या होगा? एक अभिकारक होगा। बात समझ में आई? अब है विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये विस्थापन अभिक्रिया को हम कैसे समझेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। एक यौगिक था जिसमें एक परमाणु ए था और दूसरा वाला बी था, और जो सी था ना, ठीक है, वो ए से ज्यादा क्रियाशील था। जो सी था, एक परमाणु, वो ए से ज्यादा क्या था भाई? क्रियाशील था। तो उसने क्या किया? ए को टारगेट किया और खुद वहां पर कनेक्ट हो गया। देखो, ए को टारगेट किया और ए को बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारा बाहर हो गया। क्या कहते हो? बेचारा बाहर हो गया। कहानी समझ में आई? बेचारा जो है वो बाहर हो गया स्टूडेंट्स, और एक नए यौगिक का निर्माण हुआ जिसको आपने कहा बीसी। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से यदि 2 बार भी विस्थापन अभिक्रिया होती है तो हम कहते हैं उसको, कहां है आप? यहां है आप। हम कहते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊपर जो है वो एक बार, जब एक बार विस्थापन होगा तो विस्थापन अभिक्रिया, जब 2 बार होगा स्टूडेंट देन वी मस्ट कॉल इट द्विविस्थापन अभिक्रिया। सवाल पैदा होता है अंतर क्या है सर? तो इस अंतर को समझने के लिए हम इन सब को 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हो? कहानी समझ में आ रही है? पक्का कॉपी में नोट कर लो। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके पहले भी हमने इस चीज को देखा है जहां पर हमने सबके अलग अलग उदाहरण देख लिए थे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलो।